चैट दिखाओ। नीचे चैट पे स्क्रॉल करो। आज दूसरे बैच में वो क्लास चल रही थी तो इसमें लैग आ रहा था, तो अब वो क्लास ओवर हो चुकी है। आ जाओ सभी लोग, जल्दी से आ जाओ सभी लोग। गुड मॉर्निंग। नाथ, एक बार बाकी ग्रुप में मैसेज कर दो कि क्लास स्टार्ट हो गई है, जहाँ भी आप ऐड हो। अशोका ABCD उत्तराखंड, जेई, राजेंद्र गुड मॉर्निंग, इज गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट? वैसे भी हम 15 मिनट लेट है ना? वैसे भी हम 15 मिनट लेट हो गए हैं, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं अब। आ जाओ सभी लोग जल्दी जल्दी से। पहले ये बताओ, कल वाले टॉपिक में कोई डाउट तो नहीं है? कल वाले टॉपिक में कोई डाउट तो नहीं है? होना भी क्या था, थ्योरी थ्योरी तो थी। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। डैनी डेक्स ने भी कह दिया है कि स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अरुणेश, वरुण, चलो, सुशील, कृतिका, इजड, अरविंद, यशवंत। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे, पहले हमारा क्या टॉपिक चल रहा था? हमारा कंट्रोलिंग चल रहा था। हमारा क्या चल रहा था? कंट्रोलिंग चल रहा था। पहले कंट्रोलिंग को कंप्लीट कर लें। व्हाट इज कंट्रोलिंग, यही था ना? प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग, हमने क्या कर दिया था? प्रोजेक्ट प्लानिंग कर ली थी, प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग कर दी थी। ठीक है, प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग कर दी थी। फिर हमारे पास प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने की बात कर रहे थे। प्रोजेक्ट को क्या कर रहे थे? कंट्रोल करने की बात कर रहे थे कि प्रोजेक्ट को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो इसके बारे में थ्योरी बता दी थी या बतानी है? कंट्रोलिंग के बारे में बताओ जल्दी से। थ्योरी बतानी थी कि बतानी है? ठीक है, अब देखो इसके अंदर सुन लेना वापस से। हाँ, कोई बात नहीं मोहम्मद हसन, आज से स्टार्ट कर लो। अभी बस कंट्रोलिंग वाले टॉपिक के बाद सारी चीज समझ में आ जाएगी। पिछला टॉपिक कनेक्ट करोगे तो कंट्रोलिंग भी समझ में आ जाएगा। तो कंट्रोलिंग में होता क्या है? जितनी भी आपने प्लानिंग की है, जितनी भी आपने स्केड्यूलिंग की है, वो दोनों का दोनों पार्ट क्या रहता है? इन्वॉल्व रहता है। दोनों के दोनों पार्ट क्या रहते हैं? इन्वॉल्व रहते हैं। क्योंकि प्लानिंग में आपने क्या किया था? प्लानिंग के डिफरेंट स्टेप थे, फिर आपने जो स्केड्यूलिंग की थी उसके डिफरेंट स्टेप थे। ठीक है, प्लानिंग क्या थी? आपकी डिफरेंट स्टेप्स थी, 8 या 9 स्टेप्स थी। सिमिलरली अगर हम यहां पर देखते हैं कंट्रोल मतलब स्केड्यूलिंग की देखते हैं, तो स्केड्यूलिंग में आपके पास क्या थी? डिफरेंट स्टेप्स थी। तो वहां पर आपने फर्स्ट स्टेप क्या किया? प्लानिंग की। फिर आपने क्या किया? वहां पर स्केड्यूलिंग की। ये दोनों प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले ही कर लेते हैं। ये दोनों प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले ही कर लेते हैं। जबकि कंट्रोलिंग कब करोगे? जब प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो गया, उसके बाद आप कंट्रोलिंग पर काम करना स्टार्ट करोगे। मतलब प्रोजेक्ट में लैग कहां कहां आ रहा है? प्रोजेक्ट में लैग कहां कहां आ रहा है? कहां पर हमारे रिसोर्सेज ज्यादा डिप्लॉय किए गए हैं, कहां पर हमें रीस्केड्यूलिंग करने की जरूरत है। मतलब कहीं कहीं पर हमारे शेड्यूल खराब हो जाते हैं। लाइक जैसे मान लो आज की बात ले लो। आज का एक बेस्ट एग्जांपल है जो हमें कंट्रोलिंग सिखाता है। क्या? सुबह जो मॉर्निंग की आपकी क्लास चल रही थी वो 8 to 10 AM की थी। 8 to 10 AM की थी। ठीक है, हाँ। अब देखो, इसमें वापस डाउट पूछना जानकी ये बाद में देखना। 8 to 10 AM की थी। अब आपकी जो क्लास थी अगली, जो 10 AM से 12 AM की थी, 12 AM की थी। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है
कि हमने जितना टाइम डिसाइड किया है उतने टाइम में हमारा काम नहीं खत्म हो पाता। जैसे ये क्लास जो 10 AM खत्म हो जानी चाहिए थी, ये कितने पे खत्म हुई है? 10:15 पर। अब 10:15 पर खत्म हुई तो आपको क्या करना पड़ा? जो 10 AM की जो क्लास थी, 10 AM की जो क्लास थी, उसको आपको क्या करना पड़ा? रीस्केड्यूलिंग करनी पड़ी। क्या करनी पड़ी? रीस्केड्यूलिंग करनी पड़ी, और आपने इसका टाइम कर दिया 10:15। अब ये जो 15 मिनट का जो गैप आया है ना, अब ये जो 15 मिनट का जो गैप आया है, ये क्या हो रहा है? ये आपको यहां पर इंपैक्ट करेगा कि आपके आगे आने वाले टाइम भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होंगे। आपके आगे आने वाले टाइम भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होंगे। इसका मतलब ये हुआ, जब भी हम रीस्केड्यूलिंग करेंगे तो हमें या तो जितना टाइम हमने रीस्केड्यूल किया इसको कहीं मैनेज कर ले, इसको कहीं मैनेज कर ले जिससे प्रोजेक्ट हैम्पर नहीं हो। अगर नहीं कर सकते तो ये प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को हैम्पर करेगा, ये प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को क्या करेगा? हैम्पर करेगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो कंट्रोलिंग में ओवरऑल जहां जहां भी हैम्पर हो सकता है प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन हो, या डिफरेंट डिफरेंट जो भी पॉइंट्स हो, या डिफरेंट डिफरेंट जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो, जो भी अफेक्ट कर सकता है, वो सारे हम यहां पर क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं। वो सारे हम यहां पर क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं। मटीरियल रिसोर्स एंड इक्विपमेंट रिसोर्स सेम कैसे होगा? मटीरियल और इक्विपमेंट सेम कैसे होगा? मटीरियल में आपको चाहिए घर बनाने के लिए सीमेंट, ठीक है, सैंड, एग्रीगेट, स्टोन, ब्रिक, इन सब की रिक्वायरमेंट है, रेनफोर्समेंट। जबकि देखो इक्विपमेंट के लिए क्या चाहिए? आपको मिक्सिंग के लिए कोई इक्विपमेंट चाहिए, इनको मिक्सिंग करने के लिए इक्विपमेंट चाहिए, आपको इनको अप्लाई करने के लिए कोई इक्विपमेंट चाहिए। तो ये इक्विपमेंट होते हैं। इक्विपमेंट डिफरेंट चीज है और मटेरियल रिसोर्सेज डिफरेंट चीज है। दोनों में माइनर सा डिफरेंस है। जब हम इसको देखते हैं तो हमें लगता है कि दोनों सेम ही तो होगा, बट ये दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? तो इसका मतलब कंट्रोलिंग फेज कब ली जाती है? जब एक्चुअल प्रोजेक्ट ऑपरेशन स्टार्ट होता है। मतलब कंट्रोलिंग फेज इज कंसिडर्ड व्हेन एक्चुअल प्रोजेक्ट वर्क इज स्टार्टेड। तो यहां पर हम लिख देते हैं कंट्रोलिंग फेज इज considered when actual प्रोजेक्ट वर्क स्टार्टेड। आपका एक्चुअल प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? ये आपका कंट्रोलिंग फेज होता है। अब कंट्रोलिंग फेज में क्या क्या इंक्लूड रहता है? यहां पर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों इंक्लूड रहता है। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन या स्केड्यूलिंग जो आपने की थी वो भी यहां पर क्या रहती है? यहां पर इंक्लूड रहती है। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? इट इन्वॉल्व्स एग्जीक्यूशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग, इन दोनों को इंक्लूड करके रखता है। अब यहां पर बात आती है कि कभी कभी हम डिले हो जाते हैं। अगर कभी कभी हमारी स्केड्यूलिंग डिले हो गई तो जो रीस्केड्यूलिंग की जो स्टेप है वो भी हम कंट्रोलिंग फेज में ही करते हैं। जैसे आज का मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो जब हमें रीस्केड्यूलिंग की नीड होगी तो हम क्या करेंगे? जहां पर हमारे पास अभी भी टाइम बचा है वहीं पर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोलिंग फेज में ही हम क्या करते हैं? रीस्केड्यूलिंग करते हैं। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? इफ देयर इज एनी डेविएशन इन ओरिजिनल प्लान, if there is any deviation in original plan, then हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी? अगर कोई भी डेविएशन आया, कोई भी रिक्वायरमेंट आई जहां हमें अपने जो एग्जिस्टिंग प्लान है, एग्जिस्टिंग जो प्लानिंग है उसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट आई, तो वहां पर हम क्या करेंगे? रीस्केड्यूलिंग कर देंगे। ठीक है, देन इट ऑल्सो
then it also includes rescheduling। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। स्टेप्स, अब स्टेप्स कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, स्टेप्स कौन कौन सी काम आती है किसमें, यहां पर हमारे पास में स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस, स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। बताओ किस किस चीज पे आप कंट्रोल कर सकते हो, किस किस चीज पर आप कंट्रोल कर सकते हो और कैसे कैसे कर सकते हो, कैसे कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टैब्लिश करोगे। क्या चीज करोगे, स्टैब्लिश। आपके जो स्टैंडर्ड्स है, आपके जो स्टैंडर्ड्स है जिस पर आपको काम करना है, आपके जो भी स्टैंडर्ड्स है, जो भी मेजर्स है, उसको आप यहां पर क्या करोगे, स्टैब्लिश करोगे। स्टैंडर्ड्स को क्या करोगे, स्टैब्लिश करोगे। ठीक है, स्टैंडर्ड्स को स्टैब्लिश करोगे। अब स्टैंडर्ड्स को दूसरे टर्म में, अगर स्टैंडर्ड वर्ड नहीं समझ में आता तो मैं आपको एक दूसरी जनरलाइज टर्म दे देता हूं, और टारगेट। स्टैंडर्ड्स और टारगेट, इसमें आप क्या करोगे, स्टैब्लिश करोगे। ठीक है, आप क्या करोगे, किसी भी प्रोजेक्ट को स्टैंडर्ड्स या टारगेट की फॉर्म में स्टैब्लिश कर दिया। अब यहां पर सर टारगेट भी नहीं समझ में आ रहा, तो भाई टारगेट को भी आप कंसीडर कर सकते हो। कैसे कंसीडर कर सकते हो, ये लो, टारगेट को किस में लिखना है, आपको टाइम के रेस्पेक्ट में। टारगेट को हम किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे, यहां पर टाइम के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। समझ में आ गई बात, कि हमारे टारगेट किसके रेस्पेक्ट में रहेंगे, किसके रेस्पेक्ट में रहेंगे। यहां पर आपके पास में टारगेट जो रहेंगे वो टाइम के रेस्पेक्ट में देंगे। हम बोलेंगे कि भाई हमारे पास इतना टाइम है, आपको ये काम इतने टाइम में कंप्लीट कर देना है। तो ये हमारे टारगेट्स हुए, और टारगेट्स किसके रेस्पेक्ट में दिए हमने, टाइम के रेस्पेक्ट में दिए। चलो अच्छा है, कॉलेज से कर रहे हो, लाइव करोगे ज्यादा अच्छा है। ठीक है, दूसरा, अब दूसरा क्या करोगे, आपने टारगेट दे दिए। टारगेट देने के बाद में आप उसको मेजर तो करोगे, आप उसको क्या करोगे, मेजर तो करोगे। क्या मेजर क्या करोगे, यहां पर आप ये देखोगे कि आपने जो टारगेट दिए वो टाइम पर कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। क्या हो रहे हैं, आपने जो टारगेट दिए वो टाइम पर कंप्लीट हो रहे हो या नहीं हो रहे। मतलब यहां पर आप ओवरऑल क्या देख रहे होगे, प्रोग्रेस देख रहे होगे। यहां पर ओवरऑल क्या देख रहे होगे, प्रोग्रेस देख रहे होगे, कि आपकी प्रोग्रेस कितनी हो चुकी है प्रोजेक्ट की, ये आप यहां पर देख रहे होगे। ठीक है, या फिर प्रोग्रेस देख रहे होगे, या फिर हम इसको दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं, कि जितने भी वर्कर लगाए हैं, जितने भी रिसोर्सेज लगाए हैं, उनकी परफॉर्मेंस चेक कर रहे होगे अगेंस्ट योर स्टैंडर्ड्स। जो आपके स्टैंडर्ड्स है या टारगेट्स है, उसके अगेंस्ट कैसा परफॉर्म कर पा रहे हैं, उसके लिए आप क्या करते हो, मेजर करते हो। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स और टारगेट्स। मतलब गिवन टाइम में स्टैंडर्ड्स और टारगेट्स, गिवन टाइम में वो कितना टारगेट अचीव कर पा रहे हैं, इसको बोलेंगे हम मेजर। इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर। फिर हम क्या करेंगे, तीसरी स्टेप में क्या करते हैं, तीसरी स्टेप में करते हैं हम आइडेंटिफाई। तीसरी स्टेप में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। अब आइडेंटिफाई क्या करेंगे भाई, आइडेंटिफाई क्या करने की रिक्वायरमेंट आएगी, आपने मेजर किया, प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी, और प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी और परफॉर्मेंस देखी अगेंस्ट योर स्टैंडर्ड्स और टाइम या स्टैंडर्ड्स और टारगेट, इसके रेस्पेक्ट में आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट तो देख ली, बट जब वो यहां पर आपने क्या आइडेंटिफाई किया, किस जगह काम टाइम पर हो रहा है और किस जगह आपने उस परफॉर्मेंस को एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि डेविएशन कहां आ रहा है। मतलब किस जगह आपको डेविएशन की रिक्वायरमेंट है, किस जगह यहां पर आपके पास टाइम बच रहा है और किस जगह आपको टाइम एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, ये आप यहां पर कैलकुलेट करते हो थर्ड स्टेप में। क्लियर है, आप थर्ड स्टेप में क्या कैलकुलेट करते हो, डेविएशन कैलकुलेट करते हो। यहां तक बात समझ में आ गई, चलें आगे। अब क्या करोगे, यहां पर फोर्थ, यहां पर आप क्या करोगे, अब आइडेंटिफाई कर लिया,
अब क्या करेंगे, सजेस्ट करेंगे और सेलेक्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे फोर्थ स्टेप में, सजेस्ट करेंगे, सजेस्ट एंड सेलेक्ट, सजेस्ट एंड सेलेक्ट। बात समझ में आई? सजेस्ट एंड सेलेक्ट में आप क्या करोगे, आप जो अपने स्टैंडर्ड्स हैं, आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं या जो भी रेस्पेक्टिव जो आपका वर्क है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया डेविएशन। अब आप क्या करोगे, जो मेजर स्टैंडर्ड्स, मतलब आप क्या करोगे, यहां पर स्टैंडर्ड्स में जहां पर भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, वहां पर आप क्या करोगे, सजेस्ट करोगे कि आप यहां से उठा के, यहां पर जो आपके रिसोर्सेज है, जो आपका सी वर्क हो रहा था, इससे उठा के आप इसके रिसोर्सेज को ए में लगा दो। इतने रिसोर्सेज उठा के लगा सकते हो ताकि आपका सी वाला काम भी टाइम पर कंप्लीट हो जाए, ए वाला काम भी टाइम पर कंप्लीट हो जाए। तो मतलब सजेस्ट और सेलेक्ट में हम क्या करेंगे, यहां पर करेक्टिंग मेजर्स, मतलब जो हमारे करेक्टिंग स्टैंडर्ड्स जो भी हम डेविएट कर रहे थे, जो परफॉर्मेंस को हम डेविएट कर रहे थे, उसको हम यहां पर क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। यहां पर हम क्या बोलेंगे, करेक्टिंग करेक्टिंग मेजर्स। समझ में आई बात कि कंट्रोलिंग स्टेप में हम क्या क्या काम करते हैं? जल्दी से बताओ, समझ में आ गया कंट्रोलिंग स्टेप्स में क्या क्या काम करते हैं? कंट्रोलिंग स्टेप्स में क्या क्या काम करते हैं? क्लियर हुआ? आ गया? मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, 4 लोगों को समझ में आया, बाकी लोग तो देखने आए हैं, है ना? अब देखो क्या है, अब सबसे पहले इसके जो मेथड्स है, मेथड्स की बात करते हैं, मेथड्स को इनलिस्ट कर देते हैं। फर्स्ट वन, बार चार्ट मेथड। बार चार्ट मेथड फर्स्ट वन कौन सा आ जाएगा आपका, बार चार्ट या गैंट चार्ट मेथड। ठीक है, दूसरा आपका कौन सा आ जाएगा, माइल स्टोन चार्ट। दूसरा क्या हो जाएगा, माइल स्टोन चार्ट। थर्ड वन आपका क्या आ जाएगा, नेटवर्क मेथड। थर्ड वन आपका क्या आ जाएगा, नेटवर्क मेथड। नेटवर्क मेथड जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम कौन सा मेथड पढ़ते हैं, सीपीएम एंड पार्ट, दो इसके सब मेथड होते हैं। बार चार्ट इज ऑल्सो नोन एज गैंट चार्ट, GANT होता है शायद, गैंट चार्ट है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो हम यहां पर अब इन तीन मेथड को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब हम इन तीन मेथड को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि यहां पर बार चार्ट में क्या होता है, दूसरा माइलस्टोन चार्ट में क्या होता है, तीसरा नेटवर्क मेथड में क्या होता है। देखो बार चार्ट और बार चार्ट या फिर माइलस्टोन चार्ट की बात करूं, ये आपने छोटी क्लासेज में कर रखा है, बट आपको तब इसका यूज नहीं पता था, तब आपको इसका यूज नहीं पता था। तो यहां पर आपको अभी दिक्कत क्या आएगी कि आपको इसका जब यूज बताऊंगा तो आपको यहां पर उस चीज को अंडरस्टैंड करना होगा। ठीक है, क्लियर है? अब यहां पर इसका सबसे पहली बात आती है, गैंट चार्ट नाम क्यों रखा गया। ठीक है, अब यहां पर सबसे फर्स्ट हेडिंग लगाओ, यहां पर बार चार्ट मेथड, फर्स्ट हेडिंग लगाओ, यहां पर फर्स्ट हेडिंग लगाओ, बार चार्ट मेथड। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज,
इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज गैंट चार्ट मेथड। इट इज ऑल्सो नोन एज गैंट चार्ट मेथड। ठीक है, गैंट चार्ट मेथड क्यों रखा गया? हेनरी गैंट के नाम पे। किसके नाम पर? इसका जो नामकरण दिया गया गैंट चार्ट मेथड, ये किसके नाम पर दिया गया? ये मेथड किसने दिया था? हेनरी गैंट ने दिया था 1900 एडी में, 1900 ईस्वी में इसने क्या दिया था? गैंट, हेनरी जो गैंट साहब थे उन्होंने ये नाम दिया था। ठीक है, अब बार चार्ट होता क्या है? बार चार्ट, जनरली बार चार्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिविटी एंड टाइम। जो आप काम कर रहे हो उसका टाइम के रेस्पेक्ट में, जो आप काम कर रहे हो उसका टाइम के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंटेशन है। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं? बार चार्ट इज द, बार चार्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ representation of activity and time, activity and time। ठीक है, यहां पर बार चार्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिविटी एंड टाइम। ठीक है, अब यहां पर जो टाइम एक्सिस होती है, आप देखो ध्यान से, टाइम एक्सिस को कहां मार्क करोगे? टाइम एक्सिस होती है वो आपकी होती है एक्स एक्सिस पर, और एक्टिविटी एक्सिस होती है, एक्टिविटी कौन बताता है? एक्टिविटी एक्सिस होती है वो आपकी होती है वाई एक्सिस पर। ये ग्राफ जब बनाते हैं तो हमें इस बात का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होता है कि हमें जब भी टाइम डिनोट करना होगा हम एक्स एक्सिस पर डिनोट करेंगे, जब भी हम यहां पर बात करेंगे एक्टिविटीज की, इसको वाई एक्सिस पर डिनोट करेंगे। तो देखो ध्यान से कैसे दिखाते हैं हम इसको, एक्टिविटीज को विद रेस्पेक्ट टू गैंट बार चार्ट या गैंट चार्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या दिखाया? एक ग्राफ दिखा दिया। एक ग्राफ में आपने यहां पर बता दिया ये आपका टाइम एक्सिस है, ये आपकी कौन सी एक्सिस है? टाइम एक्सिस है। ये वाई एक्सिस है, ये आपकी कौन सी है? एक्टिविटी है। अब कोई भी एक्टिविटी होगी, कोई भी एक्टिविटी होगी तो उसके स्टार्ट और एंड होने का टाइम कुछ होगा। कोई भी एक्टिविटी होगी उसके स्टार्ट होने का कुछ एंड टाइम और स्टार्ट टाइम तो होगा ना। तो यहां पर हम बोलेंगे, यहां पर हम क्या बोल सकते हैं? यहां पर एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, यहां पर स्टार्ट हो रही है एक्टिविटी। क्या हो रही है? यहां पर आपकी एक्टिविटी क्या हो रही है? स्टार्ट हो रही है इस पॉइंट पर। यहां पर जाके आपकी एक्टिविटी क्या हो रही है? एंड हो रही है। यहां पर जाके आपकी एक्टिविटी क्या हो रही है? एंड हो रही है। अब एक्टिविटी क्या थी? कोई काम था जिसको खत्म करने में मान लो 5 डेज लग गए। जिसको खत्म करने में, इसके लिए हमें ड्यूरेशन कितनी रिक्वायरमेंट थी? 5 डेज की ड्यूरेशन रिक्वायरमेंट थी। हमें कितने डेज की ड्यूरेशन रिक्वायरमेंट थी? हमें 5 डेज की ड्यूरेशन रिक्वायरमेंट थी। तो हमने यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है इसको आइडेंटिफाई कर दिया, कितना है ये टाइम। यहां से लेके ये जो टाइम है ये कितना है? यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना होगा? जल्दी से बताओ। इसको यहां पर एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, यहां पर एक्टिविटी एंड हो गई। इस एक्टिविटी को खत्म करने के लिए आपको 5 दिन की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने जो ये टाइम ड्यूरेशन यहां पर जो मार्क की है, ये कितनी टाइम ड्यूरेशन होगी? यहां पर कितने टाइम ड्यूरेशन होगी? किसी एक्टिविटी को स्टार्ट से एंड तक कंप्लीट करने के लिए 5 डेज का टाइम लगता है। ठीक है, 5 डेज का टाइम लगता है। तो यहां पर 5 डेज का जो आपको टाइम लग रहा है वो क्या कहलाएगा? यहां पर क्या होगा? यहां पर आपको कितना टाइम लग रहा है? यहां पर अगर मैं बोलूं तो आपको कितने टाइम की रिक्वायरमेंट है? यहां पर आपको 5 डेज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, 5 डेज की रिक्वायरमेंट है। यहां पर आपका T1 टाइम था, ये आपका T2 टाइम था। T1 टाइम था, ये आपका क्या था? T2 टाइम था। जितना कम बोलोगे, जितना कम रिस्पॉन्ड करोगे आप लोग, उतना ही चीजें बताने के अंदर, एक्सप्लेनेशन में आपको डिफरेंस मिलेगा।
एक तो आपका पता नहीं चलता आपको कौन सी चीज समझ आ रही है कौन सी नहीं आ रही। मैं इतना डाउट में रहता हूं, सिंपल सी चीज पूछी, कितना ड्यूरेशन लगेगा, कितना टाइम लग रहा है, एक उसका आंसर नहीं है आप लोगों के पास। T1 एक टाइम दे रखा है आपको, T2 एक टाइम दे रखा है। अब T1 क्या है? T1 इज योर एक्टिविटी स्टार्ट टाइम, T1 इज योर एक्टिविटी स्टार्ट टाइम, T2 इज योर एक्टिविटी एंड टाइम। क्लियर है? T1 इज योर एक्टिविटी स्टार्ट टाइम, T2 इज योर एक्टिविटी एंड टाइम। मतलब T1 वो टाइम है जहां पर एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, T1 वो टाइम है जहां पर एक्टिविटी स्टार्ट टाइम है, T2 वो टाइम है जहां पर आपका एक्टिविटी क्या हो जाती है, एक्टिविटी एंड टाइम है। ठीक है? अब T1 माइनस, अगर हम बोले T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ठीक है, T2 माइनस T1। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं T2 माइनस T1 कितना होगा, T2 माइनस T1 कितना होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ड्यूरेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी, ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी। तो मतलब हमें जो लेंथ दिखाएगी इसकी, जो हॉरिजॉन्टल लेंथ शो करेगी, वो किसको शो करेगी, ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी को शो करेगी। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि लेंथ ऑफ बार किसको रिप्रेजेंट करती है। ये क्या दे रखी है आपको, ये देखो, ये आपको क्या दे रखी है, लेंथ ऑफ बार। ये क्या है, लेंथ ऑफ बार है, यहां से लेके यहां तक की, ये इस बार की लेंथ है, ये इस बार की लेंथ है। तो यहां पर लेंथ ऑफ बार है, ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी को शो करती है, तो मैंने इसको इक्वल्स टू लिख दिया लेंथ ऑफ बार। जो चार्ट के अंदर जो लेंथ ऑफ बार है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रही है। समझ में आ गई बात, समझ में आई बात कि ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी को कैसे रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर? हाँ, ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। यहां तक बात समझ में आई? अब देखो, एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज है, हम इस मेथड में किससे हेल्प करेंगे, एक्टिविटीज आर शोन विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ बार। मतलब एक्टिविटी शो करने के लिए हमें यहां पर किसकी रिक्वायरमेंट होगी, बार की रिक्वायरमेंट होगी। एक्टिविटी शो करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, इस बार की रिक्वायरमेंट होगी। यहां तक बात समझ में आई? चलो, एक्टिविटी शो करने के लिए इस बार की रिक्वायरमेंट होगी, और जितनी बार की लेंथ होगी वो ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है? अब यहां पर जो T1 है वो आपका स्टार्ट टाइम लिखा दिया, एक्टिविटी को स्टार्ट टाइम हो गया, T2 एक्टिविटी का एंड टाइम हो गया। ये सारी चीज हमने जो डायग्राम में मेंशन थी वो हमने लिख ली। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, बार चार्ट ड्रॉ करते हैं। हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बार चार्ट ड्रॉ करते हैं और फिर उसकी थ्योरी लिख देते हैं, ताकि आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी, ताकि आपको सारी चीज क्या आ जाएगी, समझ में आ जाएगी, कैसे बनाते हैं इसको। ठीक है? हम्म, ठीक है। यहां पर क्या दिखाएंगे, यहां पर हम टाइम दिखाएंगे, और यहां पर हम क्या दिखाएंगे, यहां पर हम एक्टिविटी दिखाएंगे, यहां पर हम एक्टिविटी दिखाएंगे। चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, ड्रॉ ए बार चार्ट फॉर सर्टेन प्रोजेक्ट। ड्रॉ ए बार चार्ट फॉर ए, मान लो बिल्डिंग प्रोजेक्ट, एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, उसके लिए आपको बार चार्ट बनाना। ठीक है? कोई सर्टेन प्रोजेक्ट का नाम दे दिया हमने, बिल्डिंग प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर आपके पास जो एक्टिविटी है, आपके पास जो एक्टिविटी है
वो कुछ इस तरीके से। ठीक है, दिख रहा है सबको? ये आपका एक्टिविटी का डेटा है, ये आपका टाइम का डेटा है। ये आपका एक्टिविटी का डेटा है, ये आपका टाइम का डेटा है। अब आप लोग जैसा जैसा बोलते हो वैसा वैसा लिख देते हैं। यहां पर एक्टिविटी कितनी दे रखी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको एक्टिविटी यहां पर कितनी दे रखी है? 8 एक्टिविटी दे रखी है। 8 एक्टिविटी दे रखी है। अब अलग अलग एक्टिविटी में अलग अलग टाइम लगेगा, अलग अलग टाइम लगेगा। सॉरी। तो यहां पर हमने क्या दिखा दिया? यहां पर आपको हमारे पास फर्स्ट एक्टिविटी में 1 दिन, सेकंड एक्टिविटी में 3 दिन, थर्ड एक्टिविटी में 4 डेज, फोर्थ एक्टिविटी में अगेन 3 डेज। ठीक है, फोर्थ एक्टिविटी में अगेन 3 डेज। फिफ्थ एक्टिविटी में मान लेते हैं हम 2 डेज, सिक्स्थ में 1, सेवंथ में हमें कितने चाहिए? अगेन 3 चाहिए, एट्थ में हमें 2 डेज चाहिए। ये हमने डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी के लिए हमने मान लिया। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? अब हमें इसका एक बार चार्ट ड्रॉ करना है। तो मान लो ये देखो, मैं बार चार्ट ड्रॉ करता हूं सारी एक्टिविटी के लिए। ठीक है, अब हमें क्या है, एक एक्टिविटी के बाद में दूसरी एक्टिविटी होगी। मतलब देखो, एक्टिविटी 1 हमें एक्टिविटी 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर ही दिखानी है, 8 एक्टिविटी दिखानी है। नीचे हमें क्या चाहिए? टाइम की रिक्वायरमेंट है। नीचे हमें क्या चाहिए? टाइम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब हमने इसके साथ कुछ कंडीशंस डाल देते हैं। अब इसके साथ कुछ कंडीशंस डाल देते हैं, क्योंकि अब तक हम डिराइव करेंगे तो हमें यह पता है कि अब तक जितना भी पार्ट मैंने लिखा है, इससे आप एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में इसको डिराइव नहीं कर सकते। इसको डिराइव नहीं कर सकते, मतलब इसका बार चार्ट नहीं बना पाओगे। अब यह बताना पड़ेगा कौन सी एक्टिविटी किस पर ओवरलैप कर रही है, कौन सी एक्टिविटी किस पर ओवरलैप नहीं कर रही है। ठीक है, अब देखो कंडीशन क्या दे दी। एक्टिविटी 2 and 3 both can do concurrently। ठीक है, यहां पर आपको क्या दे दिया? आपको एक्टिविटी 2 और 3 है, एक साथ हो सकती है, बट ये दोनों कब स्टार्ट होगी? बट बोथ मस्ट फॉलो एक्टिविटी 1। बट बोथ मस्ट फॉलो एक्टिविटी 1। ये एक्टिविटी 1 को फॉलो करेगी, इसका एक कंडीशन हमने दे दी। मतलब एक्टिविटी 1 पूरी होने के बाद में हमें क्या करना है? 2 और 3 को स्टार्ट करना, और दोनों एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं। खत्म होगी नहीं होगी, कंडीशन अलग अलग है दोनों की, दोनों के टाइम ड्यूरेशन अलग अलग है। ठीक है, एक्टिविटी 2 मस्ट प्रिसीड एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 मतलब एक्टिविटी 2 है और एक्टिविटी 4 में भी हमें एक रिलेशन दे दिया। ठीक है, एक्टिविटी 2 है और एक्टिविटी 4 में भी हमें एक रिलेशन दे दिया। अब यहां पर आपको बोल दिया एक्टिविटी 5 कैन नॉट बी स्टार्टेड टिल एक्टिविटी क्या कर दे? 2 और 3। ठीक है, 3 2 and 3 3 and 4। ठीक है, 2 and 3 टिल 2 and 3 कंप्लीटेड। मतलब हम एक्टिविटी 5 को तब तक स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक हमारे पास एक्टिविटी 2 और 3 कंप्लीट नहीं हो जाती। ठीक है, एक्टिविटी 6 7
and 8 cannot be started till एक्टिविटी 4 and 5 कंप्लीटेड। अब देखो इससे आपको ये कंडीशंस दी हुई आ सकती है, ये आपको कोई भी एक कंडीशंस दे दी है, ठीक है। अब आपको प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम बताना है, प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम बताना है। तो यहां पर आपके पास क्वेश्चन है कि कैलकुलेट प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। कैलकुलेट प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, हमें एक्टिविटी 1 को कंप्लीट करने के लिए, मान लो ये एक्टिविटी 1 है और इसको कंप्लीट करने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए, हमें 1 डे की ड्यूरेशन चाहिए। हमें कितने ड्यूरेशन चाहिए, हमें 1 डे की ड्यूरेशन चाहिए। ये हमने बना दी। एक्टिविटी 1 को कंप्लीट करने के लिए हमें कितने ड्यूरेशन चाहिए, हमने 1 डे की ड्यूरेशन बना दी। समझ में आ गया। अब दूसरी और तीसरी तब स्टार्ट हो सकती है जब हमारी एक्टिविटी 1 कंप्लीट हो जाए। एक्टिविटी 1 कंप्लीट हो जाए। अब देखो इसका बार चार्ट बना रहे हैं, बार चार्ट जो बना रहे हैं वो हमारे पास कंडीशन क्या दे रहा है, हमें बोल रहा है कि एक्टिविटी 2 और 3 तब बना सकते हो, तब स्टार्ट कर सकते हो जब आपके पास में क्या हो जाए, एक्टिविटी 1 कंप्लीट हो जाए। जब आपके पास में क्या हो जाए, एक्टिविटी 1 कंप्लीट हो जाए। समझ में आई बात। तो यहां पर एक्टिविटी 2 और 3 को स्टार्ट कर दे। ये लो, ये आपका एक्टिविटी 1 है, ये आपकी क्या है, एक्टिविटी 1 है। ये लो 2 और 3, 2 के लिए कितना टाइम है, 3 दिन का। ये लो 2 के लिए 3 दिन का टाइम बना दिया, और 3 के लिए कितना टाइम है, 4 दिन का। ये लो 3 के लिए हमने कितना टाइम बना दिया, 4 डेज का। ध्यान देना, हम इसको मार्क करेंगे यहां पर सारी चीजों को, ठीक है। ये एक्टिविटी 3 की लाइन है, ये एक्टिविटी 4 की लाइन है, ठीक है। ये किसकी लाइन है, एक्टिविटी 4 की लाइन है, क्योंकि कंडीशन हमें सारी देखनी होगी ना जो हमें दे रखी है। ये आपकी एक्टिविटी 4 की लाइन है। समझ में आई बात। ये किसको शो कर रहा है, ये एक्टिविटी 2 को, ये एक्टिविटी 3 को। इसके डेज हो गए 3, यहां पर डेज हो गए 4, टाइम हो गया 4, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक। अब ये बोला था कि एक्टिविटी 2 मस्ट प्रीसीड एक्टिविटी 4, मतलब एक्टिविटी 4 होने से पहले एक्टिविटी 2 कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब जहां 2 कंप्लीट हुई वहां पर हम एक्टिविटी 4 स्टार्ट कर सकते हैं। ड्यूरेशन कितनी ले सकते हैं, 3 दिन की। ड्यूरेशन कितनी ले सकते हैं, 3 दिन की। ये लो 3 दिन की ड्यूरेशन। ये लो हमने एक्टिविटी 4 स्टार्ट कर दी। समझ में तो आ रहा है क्या, ये बताओ, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या। ये कितना हो गया, 1 3 4। इसके लिए ड्यूरेशन चाहिए आपको 3 दिन का, 4th एक्टिविटी होने के लिए। तो आपके पास 4 और 3, मतलब 3 + 3, यहां पर 6 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब ये बताओ, ये 6 समझ में आ गया क्या आपको। चलो एक बार प्लॉट कर देते हैं, फिर जब एक्सप्लेन करेंगे तब समझाऊंगा आपको। एक्टिविटी 5 कैन नॉट बी स्टार्टेड टिल एक्टिविटी 2 और 3 कंप्लीटेड। 2 और 3 कंप्लीटेड हो गई, मतलब 3 जहां कंप्लीट हो रही है वहां पर हम एक्टिविटी 5 स्टार्ट कर देते हैं। एक्टिविटी 5 की ड्यूरेशन है 2 दिन। एक्टिविटी 5 की ड्यूरेशन है कितनी, 2 दिन, ठीक है। एक्टिविटी 5 की ड्यूरेशन कितनी है, 2 दिन। ये लो, और यहां पर आपके पास में एक्टिविटी 4 की ड्यूरेशन भी 2 दिन ही बची थी, 4 और 2 6। ये आपके पास में एक्टिविटी 5 की ड्यूरेशन हो गई। ये आपके पास में एक्टिविटी 5 बचा, ठीक है। क्लियर है, ये आपके पास में एक्टिविटी 5 बचा। इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, 2 दिन की। अभी दिखाएंगे, सबकी ड्यूरेशन भी दिखा देंगे। एक्टिविटी
6, 7, 8 कैन नॉट बी स्टार्टेड जब तक एक्टिविटी 4 और 5 कंप्लीट नहीं हो जाती। ठीक है, 4 और 5 कंप्लीट हो गई। ठीक है, 6 की एक्टिविटी के लिए 1 दिन चाहिए, 7 के लिए 3 दिन चाहिए, 8 के लिए 2 दिन चाहिए। ठीक है, एक्टिविटी 6 की स्टार्ट होने के लिए कितने दिन चाहिए? 1 दिन चाहिए। ये लो, एक्टिविटी 6 को स्टार्ट कर दिया। एक्टिविटी 7 को स्टार्ट करने के लिए कितने दिन चाहिए? 2 दिन चाहिए, नहीं 3 दिन चाहिए। 7 को स्टार्ट करने के लिए हमें 3 दिन चाहिए। हमने क्या कर दिया? यहां पर कर दिया। इसको करने के लिए कितने दिन चाहिए? 2 दिन चाहिए। तो हमें एक्टिविटी 1 का ये जो टाइम है ये हमने 1 डे जितना बता दिया। ठीक है, अब देखना ध्यान से, यहां तो अब छेड़ नहीं सकते, इसको थोड़ा सा इसी स्केल पे बनाना। सॉरी, देखो ध्यान से। हाँ, अब देखो ध्यान से। पहली चीज, सबकी ड्यूरेशन देखते जाना। सबकी ड्यूरेशन देख ली, समझ में आ जाएगा। एक्टिविटी 1 को कितना टाइम मिला? 1 दिन का टाइम। एक्टिविटी 1 को कितना टाइम मिला? 1 दिन का टाइम। एक्टिविटी 2 को हमने कितना टाइम दिया? यहां पर 3 दिन का टाइम। कितना टाइम दिया? 3 दिन का टाइम दिया। एक्टिविटी 3 को हमने कितना टाइम दिया? 4 दिन का टाइम दिया। ठीक है, कितना टाइम दिया? 4 दिन का टाइम दिया। चले आगे। एक्टिविटी 3 को हमने कितना टाइम दिया? 4 दिन का टाइम दिया, दे दिया। अब एक्टिविटी 4 को हमने कितना टाइम दिया? 3 दिन का। कितना टाइम दिया? 3 दिन का। ठीक है, एक्टिविटी 5 को, ओके यहां पर कॉपी नहीं हुआ था क्या? एक्टिविटी 5 को हमने कितना टाइम दिया? 2 दिन का टाइम दिया, 2 डेज का। ठीक है, एक्टिविटी 6 को हमने कितना टाइम दिया? 1 दिन का। एक्टिविटी 7 को हमने कितना टाइम दिया? 3 दिन का। इसको हमने कितना टाइम दिया? 2 दिन का। 6, 7 और 8। अब यहां से ड्यूरेशन मार्क करनी। देखो 1 और 3 ये कितना हो जाएगा? 4 हो गया। 4 यहां पर 1 में 4 जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 5। यहां पर आपके पास 4 था, 4 में 3 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 7। 7 आ गया 5 एक्टिविटी तक। 1 जोड़ दो, ये कितना आ जाएगा? 8। 8 में यहां पर देखो 5, यहां पर कितना आ रहा था? 7 आ रहा था। 7 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा? 9। और 7 में 3 जोड़ोगे कितना आएगा? 10। मतलब हमें एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितने दिन की रिक्वायरमेंट है? 10 दिन की रिक्वायरमेंट है। हमें कितने दिन की रिक्वायरमेंट है? 10 डेज की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? हमें कितने दिन की रिक्वायरमेंट है? 10 डेज की रिक्वायरमेंट है। समझ में आ गई बात? इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें कितने दिन की रिक्वायरमेंट है? 10 डेज की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? अब समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ गया? ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसका ये इतना छोटा सा सॉल्यूशन है। ये इसका सॉल्यूशन है। आपसे क्या दे देगा? आपको क्वेश्चन में क्या दे देगा? आपको कंडीशंस दे देगा और आपको क्या बोलेगा? यहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस दे देगा और आपको क्या बोलेगा? आपको बोलेगा कि यहां पर आपको कितने दिन की रिक्वायरमेंट है। एडिशन एक बार और रिपीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, आपको डायरेक्ट ये आंसर देना है बस 10। आपके जो ऑब्जेक्टिव में आएगा, कोई भी 2-3 एक्टिविटी का ऐसा बार चार्ट दे देगा। बार चार्ट में आपसे पूछ लेगा इसमें टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता दो, या पर्टिकुलर किसी एक्टिविटी को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम की रिक्वायरमेंट है, ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, अगर यहां पर एक्टिविटी 1 तक का टाइम की देखो, 1 टाइम, इसका दिन कितने? 1 डेज। एक्टिविटी 2 को पूरा होने के लिए 3 दिन। एक्टिविटी 3 को पूरा होने के लिए 4 दिन। एक्टिविटी 4 को पूरा होने के लिए 3 दिन। एक्टिविटी 5 को पूरा होने के लिए 2 दिन। सिर्फ टेबल से देखते जाना। एक्टिविटी 6 के लिए 1 दिन। एक्टिविटी 7 के लिए 3 दिन। एक्टिविटी 8 के लिए 2 दिन। 2 दिन रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, तीसरा आगे चलो। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक्टिविटी 1 पूरे होने में 1, यहां तक ऐड किया,
तो यहां पर हमारे पास 4 दिन आ गए। अगले पे आए तो एक में ही ऐड कर दूं, क्यों नहीं 4, इन दोनों का क्यों डिफरेंस लूंगा। अगर आपको डिफरेंस लेना है तो मैं लेके दिखा देता हूं। अगर आपको इतना डिफरेंस से प्यार है तो ये लो, ये कितना आएगा 1, 4 में से 3 गया 1, तो 1 + 3 4 + 1 5 हो गया। अब यहां पर ये डिफरेंस कितना आएगा, यहां पर ये कितना कवर कर रहा है 1, ये डिफरेंस कितना आएगा यहां पर 2, तो 5 में 2 जोड़ा 7, 5 में 2 जोड़ा 7। या यहां पर आप क्या करते 1 + 3, यहां पर आपके पास कितना था 1 + 3 4, 4 + 3 कितना आ जाता 7 आ जाता। ठीक है, फिर अगला डिफरेंस कितने का 1 का, अगला डिफरेंस कितने का 1 का, अगला डिफरेंस कितने का 1 का। समझ में आई। तो यहां पर आपके पास जो डिफरेंस थे उसके अकॉर्डिंग हमने यहां पर ऐड कर दिया। बताओ कोई दिक्कत है। अब किसी को कोई दिक्कत है। ये जितना सिंपल है, ये जितना सिंपल है उतना अपने काम का नहीं है। ठीक है, दो मिनट वेट करें। श्रीकांत, अगर कोई चीज छूट जाए ना तो ऐसा कर लेना, 2 मिनट वेट में तो टाइम जा रहा है आप लोगों का, उससे नोट से नोट कर लेना, नोट्स भी मिलते हैं ना। बट चलो फटाफट इसको कर लो, अभी पहली बार है, कर लो। चलें आगे, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, तो मतलब यहीं पर हम कंप्लीशन टाइम लिख दें, यहीं पर हम इसका कंप्लीशन टाइम लिख देते हैं 10 डेज। चलो नेक्स्ट। अब इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, मतलब इसके एडवांटेज क्या क्या है, फिर लिमिटेशंस देखेंगे। एडवांटेज ऑफ बार चार्ट क्या लगा आपको अभी ड्रॉ करके। बार चार्ट है, इसके एडवांटेज क्या लगे, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सर ओसीएफ में इंट्रोडक्शन चैप्टर नहीं है, इंट्रोडक्शन चैप्टर नहीं है मतलब एक बार टेलीग्राम पे कनेक्ट करना सुनील मेरे से, ठीक है। इट इज सिंपल टू ड्रॉ, कोई भी ड्रॉ कर सकता है बहुत इजीली। इट इज सिंपल टू ड्रॉ एंड अंडरस्टैंड, इट इज सिंपल टू ड्रॉ एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। कोई भी इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकता है, ये बहुत ही सिंपल है देखने में। अब आप ये बता सकते हो कौन सी एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर लिख देते हैं तो कौन सी एक्टिविटी कितने टाइम के लिए हो रही है, बहुत ही देखने में इजी सा लग रहा है, ठीक है। दूसरा, इसके लिए कोई स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट थी क्या, कोई स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट थी क्या,
कोई भी बना सकता है। एक्टिविटी 1 है, स्क्वायर रेक्टेंगल बनाने हैं, खींचने ही तो है, आप भी खींच सकते थे, ठीक है, मैं भी खींच सकता था। हमको स्किल्ड मैन पावर थोड़ी ना है, हम कोई पढ़े लिखे लोग थोड़ी ना है, तो इसके लिए कोई स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो नो स्किल्ड मैन पावर रिक्वायर्ड, नो स्किल्ड मैन पावर रिक्वायर्ड। ठीक है, नो स्किल्ड मैन पावर रिक्वायर्ड। चले आगे। ये यूजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर देता है, जहां पर आपको स्टार्टिंग और फिनिशिंग इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। मतलब इन बार चार्ट, इन बार चार्ट स्टार्टिंग एंड finish time can be observed easily, मतलब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर उसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं या क्लियरली विजिबल होता है। ये एडवांटेज होते हैं इसके, स्टार्टिंग और फिनिश टाइम को हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इसके एडवांटेज होते हैं। अब यहां पर इसके जब एडवांटेज होते हैं तो वहां पर हर चीज की लिमिटेशंस भी होगी, वहां पर हर चीज की लिमिटेशंस भी होगी। तो यहीं पर लिख देते हैं एडवांटेज के बाद में, हम क्या लिख देते हैं, लिमिटेशंस ऑफ बार चार्ट। क्या लिमिटेशंस आई आपको, लिमिटेशंस, TATIONS, लिमिटेशंस ऑफ बार चार्ट की क्या लिमिटेशंस है, चलो बताओ। फर्स्ट वन, क्या लिमिटेशंस है ये बताओ। इसमें आप ये बता सकते हो क्या कि मैं अगर इस ड्यूरेशन के बीच में बात करूं, ये आपको कोई क्लियरली डिग्री, मतलब क्लियरली स्किल्ड तो रहना चाहिए ना, नहीं स्किल्ड नहीं है सूर्यवंत, स्किल्ड नहीं, कोई भी बना सकता उसको। आई एम गुड नासिर। हाँ देखो ध्यान से, जब हम इस वाले पार्ट को देखते हैं, तो इस वाले पार्ट में इश्यू क्या आता है, इस वाले पार्ट में आपके इश्यू आता है कि जब भी हमारे पास ऐसा कुछ आएगा तो हम यहां पर क्लियरली चेक करके नहीं बता सकते, कौन सी एक्टिविटी क्लियरली दे रखी है। तो मतलब यहां पर हम क्या बता सकते हैं, यहां पर हमारे पास जो इसकी डिग्री ऑफ डिटेल्स है या जो डिटेल्स है वो हमारे पास कम प्रोवाइडेड है, मतलब एग्जैक्टली डिटेल्स नहीं प्रोवाइडेड है। मतलब इसके अंदर कौन सी एक्टिविटी कितने टाइम के लिए हो रही है ये मेंशन नहीं है, कौन सी एक्टिविटी किसको ओवरलैप कर रही है, क्यों ओवरलैप कर रही है, ये मेंशन नहीं है। ठीक है, यहां पर हमारे पास लैक ऑफ डिग्री ऑफ डिटेल्स है, ये पहला इसका ड्रॉबैक है, पहला इसका लिमिटेशन है, जहां पर हम बात करते हैं कि इसमें आपको डिटेल्स नहीं दे रखी है, लैक ऑफ डिग्री ऑफ डिटेल्स। ठीक है, आपको डिग्री ऑफ डिटेल्स प्रॉपर्ली मेंशन्ड नहीं है। और क्या क्या दिख रहा है, और इस बार चार्ट को देखो, और क्या क्या दिख रहा है आपको। पहला पॉइंट तो दिख गया, लैक ऑफ डिग्री ऑफ डिटेल है। दूसरा पॉइंट क्या दिख रहा है आपको, क्या कर सकते हो आप, यहां पे बता सकते हो क्या कि प्रोजेक्ट किस प्रोग्रेस स्टेट पे है। यहां पर आप ये देख के बता सकते हो क्या कि प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस स्टेट क्या है, नहीं बता सकते क्लियरली। अगर मैं पूछ लूं कि 4 और 5 डेज के बीच में प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट बताओ, कितना काम हो रखा है, हम यहां पर नहीं बता सकते। क्यों, एक्टिविटी ना हमारी 3 कंप्लीट है, ना हमारी 4 कंप्लीट है। हम ये बता सकते हैं एक्टिविटी 2 तक का काम कंप्लीट है, मतलब 2 ही एक्टिविटी क्लियर है, बट 3 और 4 की हम प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं बता सकते। तो मतलब यहां पर हमारे पास ड्रॉबैक क्या आ जाएगा, रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, मतलब प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस का हमें यहां पर रिव्यू नहीं मिलता है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, दैट मीन्स हम यहां पर कंट्रोलिंग नहीं कर सकते, ठीक है।
यहां पर हम क्या नहीं कर सकते, कंट्रोलिंग नहीं कर सकते। और यहां पर एक पॉइंट और आता है, ठीक है। अब यहां पर आप रीशेड्यूलिंग भी नहीं कर सकते, आप किसी चीज को रीस्केड्यूलिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि रीस्केड्यूलिंग होने के लिए आपको पहले चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा, और जब आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो रीस्केड्यूलिंग कैसे कर सकते हो। तो यहां पर कंट्रोलिंग एंड रीस्केड्यूलिंग, कंट्रोलिंग एंड rescheduling is not done here। मतलब यहां पर आप कंट्रोलिंग और रीस्केड्यूलिंग नहीं कर सकते हो, कंट्रोलिंग और रीस्केड्यूलिंग नहीं कर सकते हो। टारगेट मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा, ठीक है। हाँ, अब यहां पर हम प्रोजेक्ट की इंटर रिलेशनशिप बता सकते हैं क्या, मतलब कोई भी एक्टिविटी चल रही है, दो एक्टिविटी है, ठीक है, यहां पर कोई भी दो एक्टिविटी है, उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप बता सकते हो क्या। यहां पर आपके पास कोई भी एक्टिविटी हो रही है, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, उसके बीच में आप इंटर रिलेशनशिप बता सकते हो क्या। बता सकते हो क्या। बताओ, बता सकते हो क्या। एक्टिविटी के बीच की इंटर रिलेशनशिप बता सकते हो क्या यहां पर। तो तीसरा पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा। अब देखो एक्टिविटी इंटर रिलेशनशिप को देखो, क्या होता है। आप कोई काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई काम स्टार्ट किया, हम उसकी दो कंडीशंस ले लेते हैं, जैसे आपने ट्रेंच को एक्सकेवेट किया, पहली चीज क्या ले ली, एक्सकेवेटिंग द ट्रेंच, आपने ट्रेंच को एक्सकेवेट किया, ठीक है। आपने क्या किया, एक्सकेवेट किया ट्रेंच को। आपको कितने दिन लगे, आपको लगे 12 वीक। आपको कितने वीक लगे, 12 वीक, 12 वीक्स लगे। पूरा आपके पास एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट था, पाइपलाइन लेइंग प्रोजेक्ट था, इसकी हम बात कर रहे हैं, पाइपलाइन लेइंग प्रोजेक्ट था, उसी की हम बात कर रहे हैं। उसमें हमने दो तीन डिफरेंट स्टेप में बात करेंगे। पहली स्टेप क्या थी हमारी, एक्सकेवेट करना ट्रेंच को, जिसमें हमें टाइम लग रहा है 12 वीक का। अब दूसरी स्टेप क्या करेंगे, एक्सकेवेट करने के बाद में पाइप को ले करेंगे, पाइप को क्या करेंगे, ले करेंगे। अब पाइप को ले करेंगे, अब लेइंग के साथ साथ हम जॉइंटिंग भी करेंगे। तो सेकंड पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, लेइंग एंड जॉइंटिंग ऑफ पाइप, लेइंग एंड जॉइंटिंग ऑफ पाइप, जॉइंटिंग ऑफ पाइप। आपको इसको कंप्लीट करने में मान लो 10 वीक लग रहे हैं। जितने वीक में आपने एक्सकेवेशन किया, उससे कुछ 2 वीक यहां पर क्या लग रहे हैं, कम लग रहे हैं आपको, ठीक है। अब यहां पर आपने क्या किया, अर्थवर्क जो था उसको फिलिंग कर दिया, या यहां पर आपने क्या किया, रिफिलिंग कर दी और कॉम्पैक्टिंग कर दी। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं इसको, रिफिलिंग एंड कॉम्पैक्टिंग। आपने क्या किया, कॉम्पैक्टिंग कर दिया या अर्थवर्क फिल कर दिया, ठीक है। अब फिलिंग करने में हमें थोड़ा और कम टाइम लगा, 6 वीक। अब बनाओ इसका बार चार्ट। आपके पास 3 एक्टिविटी है। एक्टिविटी ए, जिसमें आपको क्या काम करना था, ट्रेंच को एक्सकेवेट करना था। एक्टिविटी बी, तो आपको क्या करना था, पाइप को ज्वाइन करना था। एक्टिविटी सी, यहां पर आपको क्या करना था, रीफिलिंग एंड कॉम्पैक्टिंग करना था। इसमें आपको 6 वीक का टाइम लगना था, ठीक है, 6 वीक का टाइम लगना था। तो बताओ, क्या हम यहां पर अगर इसका बार चार्ट ड्रॉ करते हैं तो किस तरीके से इसका बार चार्ट ड्रॉ होगा।
तो कुछ ऐसा होगा बार चार्ट, कुछ ऐसा होगा बार चार्ट। देखो ध्यान से, मैं इसको एक बॉक्स में ही ड्रॉ कर रहा हूं, एक बॉक्स में ही, बड़े बॉक्स में ही ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको एक्टिविटी बता रहा है, और ये आपको क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। टाइम हमारा क्या है, वीक्स में डिसाइडेड है, मतलब हमें कितने चाहिए, 12 वीक चाहिए, 10 वीक चाहिए, 6 वीक चाहिए। हमें 3 एक्टिविटी है हमें कंप्लीट करने के लिए, 12 वीक, 10 वीक और 6 वीक चाहिए। तो पहली एक्टिविटी जिसको हमें कंप्लीट करने के लिए कितने वीक चाहिए, 12 वीक चाहिए, ये हमने 12 वीक बना दी। हमने ये बोला कि इसमें जो टाइम लग रहा है ये कितना है आपका, 12 वीक। ये कौन सी एक्टिविटी के लिए चाहिए था, एक्टिविटी ए के लिए, और एक्टिविटी ए का मतलब क्या था, ट्रेंच को एक्सकवेट करना। तो मतलब यहां तक आपको क्या लग रहे थे, 12 दिन लग रहे थे। यहां तक आपको कंप्लीट करने में क्या लग रहे थे, 12 दिन लग रहे थे, ठीक है। यहां तक आपको कंप्लीट करने में कितने दिन लग रहे थे, 12 दिन। चलो अब इसके बाद में आगे आपको क्या करना था, पाइप को ले करना था और ज्वाइंट करना था। पाइप को क्या करना था, ले करना था और ज्वाइंट करना था। तो उस टाइम आपको कितने वीक लगे, आपको 10 वीक लगे। आपको क्या लगे, 10 वीक लगे, ठीक है। आपको 10 वीक दिखा दिया यहां पर, ये कितने हैं, 10 वीक फॉर एक्टिविटी बी, फॉर एक्टिविटी बी। चलो एक्टिविटी बी के लिए हमने 10 वीक दिखा दिए, ये लो, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस, मतलब हमें यहां पर एक्टिविटी बी कंप्लीट हो गई। अब एक्टिविटी सी स्टार्ट करेंगे, एक्टिविटी सी स्टार्ट करेंगे। एक्टिविटी सी को करने के लिए हमें कितने चाहिए, 6 वीक चाहिए। ये लो, हमारे पास कितने हो गए, यहां पर 6 वीक चाहिए। 6 वीक एक्टिविटी सी विल बी कंप्लीटेड एंड दिस वन इज योर टोटल टाइम। हियर यू विल गेट टोटल टाइम। यहां पर आपको टोटल टाइम मिल जाएगा कितना, ये कितना टाइम को बता रहा होगा, ये 12 वीक को। ये किसको बता रहा होगा, 12 और 10 22 वीक को। ये किसको बता रहा होगा, 28 वीक को। मतलब हमें ये काम कंप्लीट करने के लिए 28 वीक लगेंगे। अकॉर्डिंग टू बार चार्ट हम ये कह सकते हैं कि हमें इस काम को कंप्लीट करने के लिए 28 वीक लगेंगे। बट यहां पर एक्टिविटी इंटर रिलेशनशिप की अनअवेलेबिलिटी के कारण से हम यहां पर बता पा रहे हैं 28 वीक लगेंगे। बट एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, जब आप एक्सकेवेटिंग कर रहे हो ट्रेंच की, तो कुछ दिन बाद, जैसे 1 वीक तक आपने एक्सकेवेटिंग कर ली, आप आगे निकल चुके हो, आप काम से आगे निकल चुके हो। देखना ध्यान से, एक्चुअल में होना यह चाहिए था, इसका एक कॉपी बनाते हैं जिसमें मैं आपको एडिट दिखाता हूं। इसका होना क्या चाहिए थी फॉर्म, ठीक है। होना यह चाहिए था इसमें कि ये जो एक्टिविटी है 10 डेज की, ये जो एक्टिविटी है 10 डेज की, ये कुछ यहां से स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, जब ये यहां पर आपके पास में क्या हो रहा होगा, काम हो रहा होगा। एक्टिविटी जो 10 डेज की है वो यहां से स्टार्ट हो जानी चाहिए थी। मतलब 10 वीक की जो एक्टिविटी है वो यहां से स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, ठीक है। कुछ टाइम बाद स्टार्ट हो जानी चाहिए थी। हम जो पीछे से एक्सकेवेशन करके आए हैं, उसी ड्यूरेशन में हम क्या कर सकते थे, जितना 1 वीक से हम आगे चल रहे हैं, उतना हम बैकएंड में क्या कर सकते थे, पाइप की लेइंग कर सकते थे, पाइप की लेइंग कर सकते थे, ज्वाइंट भी कर सकते थे। ज्वाइंट भी करते हुए आते तो हमारा क्या होता, टाइम बच जाता, ठीक है। मान लो हम 2 वीक के बाद काम स्टार्ट करते, तो हमारे पास ये स्पैन कितना है, ये स्पैन 2 वीक का है। ये स्पैन हमने 2 वीक का मान लेते हैं। अभी हमें कितना चाहिए, 10 वीक चाहिए। तो इसका मतलब यहां पर नहीं, 2 वीक और 10 वीक बराबर हो गया ना ये। चलो इसको कुछ ज्यादा स्पैन दे देते हैं। मान लेते हैं यहां पर आपने 3 वीक के बाद काम स्टार्ट किया, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 12 वीक में तो एक्सकेवेशन कंप्लीट होगा, और 13 वीक में यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, 13 वीक में आपका पाइप लेइंग का काम खत्म हो जाएगा। पाइप लेइंग का काम खत्म हो जाएगा। अगेन आप क्या करोगे, जो 6 वीक का काम है, अगेन आपका जो 6 वीक का काम है, उसको भी आप यहां पर कुछ शिफ्ट कर दोगे कुछ टाइम पहले। क्यों, पाइप लेइंग करते जाएंगे, पीछे से बढ़ते आएंगे, उसको फिलिंग का काम करते आएंगे, कॉम्पैक्टिंग का काम करते आएंगे। तो ओवरऑल जो टाइम था, ओवरऑल ये जो प्रोजेक्ट जितना 28 वीक का टाइम बता रहा है, इस वीक को, इस काम को हम 16 to 17 वीक में हम कंप्लीट कर सकते हैं। 16 to 17 वीक में एग्जैक्टली हमें अगर एक्टिविटी का इंटर रिलेशनशिप गिवन होता
तो हम क्या कर सकते थे, इसको 16 to 17 वीक में इस काम को खत्म कर सकते थे। एक पर्टिकुलरली एक रफ आइडिया दिया है मैंने, ठीक है। हमने क्या बोला, एक रफ आइडिया दिया है कि एक्टिविटी अगर यहां पर इंटर रिलेशनशिप गिवन होती तो हम यहां पर क्या करते, इस काम को 16 से 17 वीक में खत्म कर देते। तो यहां पर अब भी हमारे पास 10 से 12 वीक बचते। हम यहां पर टाइम कितना सेव कर रहे हैं, 10 to 12 वीक। टाइम के साथ साथ हमारे जो रिसोर्सेज फ्री हैं, हमारे जो रिसोर्सेज हम जितना यूज ले सकते हैं, मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज मिनिमम टाइम में और कोस्टिंग में भी इफेक्ट आता है, क्योंकि 28 वीक की कोस्टिंग और 16 to 17 वीक की कोस्टिंग, यहां पर आपके पास क्या आता, इफेक्ट आता। बात समझे कि बार चार्ट में एक्टिविटी की इंटर रिलेशनशिप अब्सेंट थी, दैट्स वाई यहां पर हमारे पास इतनी एक लंबी ड्यूरेशन मिलती है। इसमें एक्टिविटी की इंटर रिलेशनशिप अगर अवेलेबल होती तो हमें इतनी लंबी ड्यूरेशन नहीं मिलती। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यहां तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? चले 3 पॉइंट हो गए, 4th पॉइंट पे चलते हैं। यहां तक समझ में आ गया ना? नासिर यार, उर्दू समझ नहीं आती, इंग्लिश या हिंदी कुछ लिखो, है ना। इंग्लिश या हिंदी कुछ लिखोगे तो समझ में आएगा। आप उर्दू लिख रहे हो तो वो समझ में नहीं आ रही है मुझे, ठीक है। डाउट भी होगा तो आई कांट आइडेंटिफाई योर डाउट, ठीक। चले नेक्स्ट 1 पॉइंट, 4th 1 पॉइंट की तरफ चलो। 4th 1 पॉइंट ये कहता है कि ये उस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए नहीं है जहां पर टाइम अनसर्टेनिटीज हो, जहां पर टाइम अनसर्टेनिटीज हो, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, ये उस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए नहीं है जहां पर टाइम अनसर्टेन हो। किसी भी प्रोजेक्ट का टाइम अगर अनसर्टेन हुआ तो हम यहां पर बार चार्ट का यूज नहीं करेंगे। दिस चार्ट इज ओनली यूज्ड फॉर डेफिनेट टाइम्स। एक डेफिनेट और एक फिक्स टाइम के लिए हम इस टाइप के चार्ट का यूज लेते हैं। किस टाइप के लिए? एक फिक्स और एक डेफिनेट टाइम के लिए ही हम बार चार्ट का यूज ले सकते हैं। जहां पर टाइम अनसर्टेनिटीज अवेलेबल हो, दिस टाइप ऑफ चार्ट कैन नॉट बी यूज्ड। मतलब इस टाइप के चार्ट को हम वहां पर यूज नहीं ले सकते। क्लियर? बात समझ में आई? चलो 5th 1 पॉइंट, नो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। नो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर जो काम, देखो ध्यान से, यहां पर जो काम कितने 16 से 17 वीक में हो जाना चाहिए था, वो काम हम कितने वीक में कर रहे हैं? 28 वीक में कर रहे हैं। इसके कारण से हम यहां पर कभी भी कोस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस नहीं लगा सकते। मतलब हम यहां पर ये नहीं कर सकते कि मिनिमम कोस्ट में हम मैक्सिमम काम ले लें, मिनिमम कोस्ट मिनिमम टाइम में हम मैक्सिमम आउटपुट ले लें, ऐसा कुछ यहां पर नहीं शो किया जा सकता। क्लियर है? तो यहां पर हम क्या नहीं बता सकते, यहां पर हम कोस्ट को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। मतलब कोस्ट को ज्यादा, मतलब कोस्ट को बहुत ज्यादा कोस्ट को हम सेव नहीं कर सकते, ठीक है। ये बार चार्ट के बारे में कुछ बात थी, ये बार चार्ट के बारे में कुछ बात थी। क्लियर है? समझ में आई बात? पहला मेथड समझ में आया सबको? जल्दी से सब लोग क्लियर लिख देंगे। अगर समझ में आया, कोई डाउट हो तो पूछ लो। आई एम मूविंग इन नेक्स्ट टॉपिक। we are moving in next topic, that is milestone chart. that is milestone chart. आई थिंक सो आपको बार चार्ट के बारे में सारी कहानी समझ में आ गई होगी बहुत ही अच्छे से। कोई भी डाउट हो तो अभी पूछ लेना। अब माइलस्टोन चार्ट जब कराऊंगा फिर बार चार्ट का डाउट मत पूछना।
ठीक है, बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट है, बीओएम है ना अंकुश, काफी हद तक हम बीओएम का टॉपिक पढ़ लेते हैं, काफी हद तक हम बीओएम के मोस्ट ऑफ टॉपिक पढ़ लेते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक होता है ना, प्राइवेट में चले जाओ चाहे गवर्नमेंट में चले जाओ, ये आपका पैसा बना के देता है। जो आपको ये बार बार बीआईएम पढ़ाते रहते हैं ना कि बीआईएम कर लो, तो आपने काफी सारे ऐड देखे होंगे, वो आपको एक्चुअली जो बीबीएस है, एस्टिमेशन कोस्टिंग है, प्लस आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट है, इन दोनों को मिक्स करके पढ़ाते हैं, इन दोनों को मिक्स करके पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जहां आप बेहतरीन, और मतलब वो बोलते हैं ना कि अगर प्राइवेट सेक्टर में भी होना तो बहुत अच्छा पैसा ऑफिस जॉब के साथ बना सकते हो। बस ये क्लियर होना चाहिए, इसके लिए माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बाकी कोई चीज होगी जिसके अंदर आपको पैसा बनाने में बहुत टाइम लगेगा, ये ऐसी चीज होती है हर किसी को, हर किसी फील्ड में प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो नॉलेज रखे ऐसे पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, कवर कर सकते हो, 1.5 घंटे की क्लास हुई थी कल। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट माइलस्टोन चार्ट। अब जितनी भी कमियां थी ना, अब देखो ध्यान से, इसका पहला स्टेटमेंट लिखते हैं आप समझ जाओगे, इट इज एन इंप्रूवमेंट ऑफ, इट इज एन इंप्रूवमेंट ऑफ बार चार्ट। जितना भी बार चार्ट में इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट थी वो इसने करने की ट्राई की थी। ठीक है, नहीं किया जाएगा, वही तो बता रहा हूं, जितनी भी बार चार्ट में इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट थी इसने ट्राई किया था कि हम इसको इंप्रूव कर दें, और इसको जो माइलस्टोन चार्ट है वो प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट में काम आने लग जाए। इनिशियल लेवल पर तो यही किया जा रहा था 1900 में, जब तक हमें नॉलेज नहीं था। फिर क्या हुआ कि उसके बाद में माइलस्टोन चार्ट आया। माइलस्टोन चार्ट में क्या देखा गया कि बार चार्ट को इंप्रूव कर दिया गया। बार चार्ट में जैसे हमने क्या क्या कमियां लिखी, बार चार्ट में हमने कमियां लिखी थी क्या कि लैक ऑफ डिग्री ऑफ डिटेल्स होती है। दूसरा हमने क्या लिखा, प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं मिलती। तीसरा हमने क्या लिखा, एक्टिविटी की इंटर रिलेशनशिप यहां पर नहीं होती, मतलब एक्टिविटी इंटर रिलेटेड यहां पर नहीं होती है। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या आया था कि यहां पर टाइम अनसर्टेनिटीज आती है। फिर हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पर हम कोस्ट का ऑप्टिमाइजेशन भी नहीं करते हैं, कोस्ट का ऑप्टिमाइजेशन भी नहीं करते। स्लाइडर, ठीक है, कोस्ट का ऑप्टिमाइजेशन भी नहीं करते हैं। हमारे पास 5 पॉइंट थे जहां पर हमें इनकी रिक्वायरमेंट थी। अब देखो इन सारी चीजों को इसने इंप्रूव करने की ट्राई की थी। ये इंप्रूवमेंट होता है बार चार्ट का। इंप्रूवमेंट में क्या है, इंप्रूवमेंट में क्या है, यहां पर आपको क्या कंडीशन दे रखी है कि इसने क्या बोला कि ये बोला कि प्रोग्रेस जितनी भी रिपोर्ट है उसको यहां पर क्या करेगा, मैनेज करेगा यहां पर। ठीक है, यहां पर ये क्या करेगा, इस प्रोग्रेस रिपोर्ट को मैनेज करेगा। तो अब मैनेज कैसे करेगा उसको हम देखते हैं। ठीक है, अब यहां पर माइलस्टोन दिखाएंगे हम, नाम है जैसा वैसा ही, हम पत्थर मत रख देना उठा के, यहां पर पत्थर मत रख देना उठा के। ठीक है, अब हम यहां पर कुछ माइलस्टोन रखेंगे। बार चार्ट एक्टिविटी ओरिएंटेड होगा। ठीक है, अच्छा मैंने लिखा है नहीं क्या बार चार्ट एक्टिविटी ओरिएंटेड है, लिखा है एक्टिविटी वैसे टाइम का ग्राफ है, बार चार्ट में लिखा है मैंने एक्टिविटी, बार चार्ट के अंदर लिखा क्या आया हूं, इट इज ऑल्सो नोन एज गैंट चार्ट, ग्राफिकल एक्टिविटी एंड टाइम का ग्राफ है ना, लिखा है तो है, एक्टिविटी ओरिएंटेड है। ठीक है, चलो हाँ, अब हम बात कर रहे हैं इसकी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसकी प्रोग्रेस को किसकी टर्म में दिखाएंगे, इसकी प्रोग्रेस को हम किसकी टर्म में दिखा देंगे, माइलस्टोन के टर्म में, माइलस्टोन की टर्म में हम दिखा देंगे। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे कि माइलस्टोन चार्ट है, यहां पर हम माइलस्टोन एक टाइप का की इवेंट होता है। जैसे यहां पर काम हमारा पूरा नहीं हुआ था, अभी हमें मान लो ये वाला है रफ वर्क है, इसी में दिखा देते हैं। मान लो कि यहां पर हमारा काम पूरा हो गया, मतलब कितना काम पूरा हुआ उसको दिखाना था हमें। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हैचिंग से दिखा देते हैं, हैचिंग से दिखा देते हैं, या हम किससे दिखा देते हैं, यहां पर
माइलस्टोन से दिखा देते हैं, ऐसे माइलस्टोन बना बना के हम इस काम को दिखा देंगे कि कितना काम यहां पर कंप्लीट हुआ। मतलब यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात करेंगे कि बार चार्ट, मतलब जो माइलस्टोन चार्ट है, इसमें माइलस्टोन की हेल्प से हम क्या दिखा देंगे, कितनी प्रोग्रेस हो चुका है वर्क का। तो अब इसके बारे में लिख लें, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, in this case certain activity of bar chart is completed. In this case certain activity of bar chart is completed, that is represented represented in terms of milestone in chart में हम किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, माइलस्टोन की फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब माइलस्टोन ड्रॉ करते हैं, माइलस्टोन इन चार्ट can be drawn with the help of arrow। हम क्या करेंगे, एरो के फॉर्मेट में दिखा देंगे, ऐसे हमारे पास एरो बना लेंगे, इस एरो की फॉर्मेट में दिखा देंगे, ठीक है। अभी बताते हैं, सारी चीज बता देंगे। विद द हेल्प ऑफ एरो, सर्कल इस फॉर्म में दिखा देंगे, ठीक है, और स्क्वायर की फॉर्म में दिखा देंगे, ठीक है। इसकी फॉर्म में हम दिखा देते हैं, मतलब कितनी प्रोग्रेस रिपोर्ट हुई इसको हम इस फॉर्म में दिखा देंगे, ठीक। हाँ, आप क्या पूछ रहे थे, मतलब सर माइलस्टोन में एक्टिविटी इंटर रिलेशनशिप होगा। यहां पर हमने ट्राई किया कि एक्टिविटी रिलेशनशिप डेवलप कर सके, ठीक है। each milestone represents the event of main activity, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो ईच माइलस्टोन होगा वो इवेंट होगा मैन एक्टिविटी का। जितनी भी मैन एक्टिविटी होगी उसका एक इवेंट होगा यहां पर, ठीक है, उसका एक इवेंट होगा यहां पर। मतलब यहां पर हम क्या बोलेंगे, ये कंप्लीट एक्टिविटी थी, देखो ध्यान से, ये जैसे कंप्लीट एक्टिविटी थी। कंप्लीट एक्टिविटी में हमने यहां पर डिसाइड कर दिया कि हम जब इतना काम कंप्लीट होगा तो हम इसको एक एरो से रिप्रेजेंट कर देंगे, और ये एरो किसको रिप्रेजेंट करेगा, माइलस्टोन को। और हमने एक्टिविटी को क्या करते हैं, डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, कि इसको हम 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक पर्टिकुलर वर्क को, ये जैसे एक पर्टिकुलर वर्क हो गया, इस वर्क को हमने क्या कर दिया, 5 डिफरेंट पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो यहां तक कंप्लीट होगा तो एक इवेंट कंप्लीट हो गया, और इवेंट ये मैन एक्टिविटी का इवेंट हो गया। यहां तक इवेंट 2 आया, मतलब यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। इवेंट 3, इवेंट 4, इवेंट 5, मतलब हमने क्या बोला कि इस एक्टिविटी को हमने 5 डिफरेंट इवेंट में ब्रेक कर दिया, या 6 डिफरेंट इवेंट में ब्रेक कर दिया, और जो मैन एक्टिविटी है उसी के जो टुकड़े, जितना पार्ट कंप्लीट हो रहा है उसी को इवेंट बोला गया। मतलब क्या बोला गया, यहां पर आपको इतने पार्ट को एक इवेंट बोला गया, इसको सेकंड इवेंट, मतलब कंप्लीशन को।
इसको इस टारगेट को अचीव करने को थर्ड इवेंट, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ और इसको सिक्स्थ इवेंट बोला गया। तो इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। क्लियर है यहां तक? यहां तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत है यहां तक? तो इसका मतलब यह हुआ कि हम एक्टिविटी में कैसे दिखा सकते हैं, एक्टिविटी और टाइम के रेस्पेक्ट में, कि हमारे पास कुछ एक्टिविटी हो, ठीक है, हमारे पास क्या हो जाए, एक एक्टिविटी मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको ये दिख जाए, ठीक है, जिसमें आपको ये दिख जाए सारा काम एक साथ। कोई एक्टिविटी बताओ, एक्टिविटी के 4 स्टेप्स बताओ जहां पर आप दिखा सकते हैं। हाँ, एक्टिविटी को डिफरेंट स्टेजेस में ब्रेक कर दिया श्रीकांत, ठीक है, हमने क्या कर दिया। अब आप कोई भी एक एक्टिविटी बताओ जिसको 3 या 4 पॉइंट बताना उस एक्टिविटी के, एक ही साथ लिखोगे 3 या 4 पॉइंट बताना एक एक्टिविटी के। मैं डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी की ड्यूरेशन शो कर रहा हूं, फिर हम उसमें माइलस्टोन शो करना सीखेंगे, ठीक है। आप बताओगे उस एक्टिविटी का नाम, यहां पर ये एक्टिविटी ए है, ठीक, ये आपकी एक्टिविटी बी है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, ये आपकी एक्टिविटी सी है, ठीक, या एक्टिविटी सी को हटा दो, काम क्या है छोड़ो, ए और बी से समझ लेंगे। ये आपकी एक्टिविटी ए है और इसको कंप्लीट होने में हमने यहां तक की ड्यूरेशन बता दी कितनी लग रही है, इसको कंप्लीट होने में कितनी ड्यूरेशन लग रही है वो हम यहां पर देख लेंगे, ठीक है। यहां पर मान लो इसको कंप्लीट होने में 12 वीक्स लग रहे हैं, ठीक है, इसको 3 वीक एक्स्ट्रा चाहिए, यहां तक कंप्लीट होने में 15 वीक। ये इसके कितने वीक बाद स्टार्ट हुई, ये इसके 5 वीक बाद स्टार्ट होती है, ये इसके कितने वीक बाद स्टार्ट होती है, 5 वीक के बाद स्टार्ट होती है। एक्टिविटी ए के 5 वीक कंप्लीट होने के बाद में हम ये काम स्टार्ट करते हैं, ये एक्टिविटी बी का काम है, और ये चलती कितनी है, इसकी ड्यूरेशन 12 वीक है, ये 15 में से 5 गए, ये 10 वीक चलेगी, ठीक है। एक्सकेवेशन, कंक्रीटिंग, मैसनरी और प्लास्टरिंग, देखो एक साथ रिलेट करते हुए बताओ ना भाई। देखो तुमने बोला एक्सकेवेशन, पिलिंग क्या होता है श्रीकांत, पाइलिंग के बारे में बात कर रहे हो क्या? देखो जब भी किसी की स्टेज की बात कर रहे हो, अगर आप फाउंडेशन बनाना चाह रहे हो तो आपने सबसे पहले एक्सकेवेशन वर्क किया, ठीक है। हमने क्या किया, हम यहां पर क्या कर रहे हैं देखो ध्यान से, हमने क्या किया, एक्सकेवेशन वर्क किया। एक्सकेवेशन वर्क करने के बाद में हम क्या करेंगे, वहां पर कंक्रीट को ले करेंगे। हम यहां पर फाउंडेशन वर्क हमारी एक्टिविटी है, हम वहां पर क्या करेंगे, बॉटम में कंक्रीट को ले करेंगे। कंक्रीट को ले कर दिया, कंक्रीट को ले करने के बाद में हम वहां पर क्या करेंगे, फुटिंग प्रोसेस करेंगे। हम वहां पर क्या करेंगे, फुटिंग प्रोसेस करेंगे। फुटिंग प्रोसेस बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, वहां पर फिलिंग करेंगे अर्थवर्क की। ये 4 स्टेप हो गई, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। ये हमारा क्या था, एक्सकेवेशन, फॉर्मवर्क, प्लेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, और यहां पर आपके पास क्या हो गया, बैकफिलिंग। नहीं देखो चारों में इंटरलिंक होना चाहिए, एक्सकेवेशन, फॉर्मवर्क, प्लेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, बैकफिलिंग। अब ये बताओ एक्सकेवेशन किया तो वहां आपको फॉर्मवर्क की कैसे रिक्वायरमेंट होगी, आपको फॉर्मवर्क की रिक्वायरमेंट कैसे होगी, सोचना एक बार, ठीक है नासिर। इसमें क्या है, आपने क्या किया, एक्सकेवेशन किया, आपने सबसे पहले एक्सकेवेशन करने के बाद में पीसीसी की लेयर बिछाई नीचे की ग्राउंड को स्मूथ करने के लिए, फिर हमने वहां पर फुटिंग बनाई, और फुटिंग बनाने के बाद में वहां पर फिलिंग कर दी, ठीक है। फाउंडेशन, वेल स्टैंडिंग, वेल कैप और बॉटम प्लग, ठीक है, ब्रिज के लिए। तो हमने यहां पर इनके लिए हमने टाइम डिफाइन कर दिया। एक्सकेवेशन में जो हमें टाइम लगा, हमने ईच के लिए हमने कितना बता दिया, 3 वीक। इसके लिए भी कितना चाहिए, 3 वीक चाहिए, ठीक है। फुटिंग के लिए आपको यहां पर 4 वीक चाहिए, फुटिंग के लिए आपको कितने चाहिए, 4 वीक चाहिए, और फिलिंग के लिए आपको 2 वीक चाहिए। हमने एक सर्टेन ड्यूरेशन, इतना लगता नहीं है, इसको ऐसे मत मानना कि सर ने बता दिया तो इतना ही टाइम लगता है, ये मत मानना, ठीक है। हमने 4 कॉन्जुगेटिव स्टेप्स ली एक कंप्लीट टास्क को करने के लिए, ठीक है, एक कंप्लीट टास्क को करने के लिए,
समझ में आई बात? तो यहां पर आपने क्या किया, एक्सकेवेशन किया, कंक्रीटिंग की, फुटिंग की और अर्थवर्क की, फिलिंग की, या इसको बैक फिलिंग भी बोल सकते हैं। चलो यहां पर हम मार्क कर रहे हैं, यहां पर हम चारों चीजों को लिए मार्क कर रहे हैं। ये लो हमारे पास कलर क्या ले लें, इसमें ग्रीन कलर ले लेते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले हम ड्यूरेशन मार्क कर दें यहां पर। चलो ड्यूरेशन पहले मार्क कराते हैं। ये आपकी 3 वीक की ड्यूरेशन हो गई, ये आपकी क्या हो गई, 3 वीक की ड्यूरेशन हो गई। अगेन आपको कितना है, 3 वीक पे जाना है, ये 3 वीक हो गया, ठीक है। अगेन आपको क्या है, यहां से 4 वीक पे जाना है, ये 4 वीक हो गया। चलो अब देखो ध्यान से, ये आपका 4 वीक का गैप हो गया, ये आपके 3 वीक का गैप हो गया। 12 वीक, 4 एक्टिविटी कंप्लीट होनी है, ये लो मार्क कर दो, ये लो ये मार्क कर दो। क्या करना है, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी 1 दिख रही है आपको, एक्टिविटी 1 यहां पर एरो है, इसका मतलब 3 वीक में, अब जो पूरा फाउंडेशन के लिए आपने इस एक्टिविटी को डिफाइन किया था, इस एक्टिविटी को किसके लिए डिफाइन किया था, फाउंडेशन के लिए। तो अब आपसे कोई पूछेगा तो आपको ये बता सकते हो भाई 3 वीक हुए हैं, 3 वीक में मेरा कौन सा काम पूरा हो चुका होगा, एक्सकेवेशन का काम हो चुका होगा। आपको पता पूरे फाउंडेशन में 12 वीक लगेंगे, ठीक है। अब यहां पर आपने क्या किया, अगले 3 वीक के बाद में बात की, तो अगले 3 वीक में आपको किसका टाइम मिल गया, आपको कंक्रीट करने का टाइम मिल गया, ठीक है। अगले 4 वीक में आपको क्या करने का टाइम मिल गया, फुटिंग बनाने का टाइम मिल गया। फिर आपको नेक्स्ट वन आपको क्या मिला, एट द एंड यहां पर आपका कंप्लीट काम हो जाएगा। ये आपका एट द एंड यहां पर आप इसको मार्क कर सकते हो, ठीक है। वैसे इसकी रिक्वायरमेंट होती नहीं है, इस लास्ट वाले की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, ठीक है। तो हमारे एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए यहां पर देखो, मैं इसको नाम लिख देता हूं। सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी की, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहां पर कौन सी एक्टिविटी की, सबसे पहले हमने एक्सकेवेशन किया, फिर हमने कंक्रीटिंग की, फिर हमने फुटिंग की, फिर हमने कौन सी की, फिलिंग की, फिर हमने कौन सी की, फिलिंग की। क्लियर है? तो आपका ये इवेंट 1 हो गया, ये इवेंट 1 हो गया, ये इवेंट 2 हो गया, ये इवेंट 3 हो गया। आपको एक मेजर एक्टिविटी को आपने 3 डिफरेंट इवेंट्स में ब्रेक कर दिया, जिससे आपके पास में इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट मिल रही थी, प्रोग्रेस रिपोर्ट मिल रही थी। तो जहां पर अब देखो ध्यान से, अगर हमारा इससे रिलेटेड कोई काम हो सकता है, जैसे कोई भी काम है, दूसरा काम है, वो हमारा होता जाएगा, हम पैरेलल में दूसरे काम स्टार्ट करते जाएंगे। क्लियर है? अब हमारे पास क्या है, यहां पर कोई चीज किसी के बाद स्टार्ट हो रही है, जैसे इसी की एक कॉपी बनाते हैं जिसमें हम काम करते हैं, जो हमने पहले एग्जाम्पल दिया था, उसके लिए हम यहां पर कुछ काम करते हैं। देखो पहले एग्जाम्पल क्या दिया था, पहले एग्जाम्पल हमने दिया था कि यहां पर हटा दूं मैं, ये देखो ये वाला पार्ट हटा दिया, ठीक है, और फाउंडेशन भी हटा दिया हमने। चलो देखना ध्यान से, हमने पहले क्या दिया था, हमने पहले जो दिया था वो दिया था आपको, देखो ध्यान से, यहां पर क्या बोला था, सबसे पहले एक्टिविटी एक्सकेवेशन द ट्रेंच, एक्सकेवेट द ट्रेंच, लेइंग एंड जॉइनिंग द पाइप, नीचे रिफिलिंग द कॉम्पैक्टिंग। अब देखो ध्यान से, इसमें हम दिखाते हैं आपको ये स्टेप्स क्या है। एक्सकेवेशन का काम यहां पर कंप्लीट हो रहा है, मतलब हमने ये बोला पूरे एक्सकेवेशन वर्क को हमने 4 हिस्सों में तोड़ दिया। हमारी कितने किलोमीटर की पाइपलाइन थी, हमारी यहां पर कितने किलोमीटर की पाइपलाइन थी, 20 किलोमीटर की, 20 किलोमीटर की पाइपलाइन थी। हमने क्या बोला, पहले 5 किलोमीटर पर हमने इसको ब्रेक कर दिया, 5-5 किलोमीटर पर कर दिया। हमने क्या कर दिया, एक्सकेवेशन 1, एक्सकेवेशन 2, एक्सकेवेशन 3, एक्सकेवेशन 4 में इसको ब्रेक कर दिया। तो यहां पर आपका जैसे ही एक्सकेवेशन 1 कंप्लीट होगा, हम यहां पर काम दूसरा स्टार्ट कर सकते हैं, हम यहां पर दूसरा काम स्टार्ट कर सकते हैं। कौन सा काम, हम पाइप्स को ले करना, तो ये पाइप को ले करने का काम था। ये क्या काम था, पाइप को ले करने का। हम कहां से स्टार्ट कर देंगे, हम यहां से स्टार्ट कर देंगे पाइप को ले करने का काम, ठीक है। पाइप को ले करने का काम स्टार्ट कर दिया। अब यहां पर फिर हम एक्टिविटी दिखा देते हैं,
यहां पर आपके पास जैसे ही 5 किलोमीटर पाइप की लेइंग हो गई, हम यहां पर कौन सा काम स्टार्ट कर सकते हैं? हम यहां पर कौन सा काम स्टार्ट कर सकते हैं? यहां पर हम इसको, यहां पर हम कौन सा काम स्टार्ट कर सकते हैं? यहां पर हम फिलिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं। यहां पर हम क्या कर सकते हैं? फिलिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे यहां पर मान लो ये 6 वीक में एग्जैक्टली टू द स्केल डायग्राम नहीं बना, ये 6 वीक हो गया, 10 वीक हो गया, यहां से हम क्या काम स्टार्ट कर देंगे? फिलिंग का काम स्टार्ट कर देंगे। अब यहां से हम एग्जैक्ट आइडिया, हमारे पास टाइम ड्यूरेशन भी कम लगती है, तो मतलब हम प्रोग्रेस रिपोर्ट को चेक कर पा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई? ये किस पर बेस्ड हो गया? ये किस पर बेस्ड हो गया? देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना, माइलस्टोन चार्ट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या आ गया? एक एडिशनल फैक्टर क्या आ गया? इवेंट आ गया। क्या लिखा है आपको? माइलस्टोन चार्ट में, माइलस्टोन चार्ट, ईच माइलस्टोन रिप्रेजेंट्स द इवेंट ऑफ मैन एक्टिविटी। मतलब हम मैन एक्टिविटी को तोड़ चुके हैं, कितने पार्ट में? इवेंट्स के पार्ट में, जितने भी इवेंट्स बनेंगे तोड़ चुके हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो माइलस्टोन चार्ट है, अब ध्यान देना, नोट पॉइंट, माइलस्टोन चार्ट में इंपॉर्टेंस कौन रखता है? माइलस्टोन चार्ट है, अब ध्यान देना, माइलस्टोन जो चार्ट है उसमें इंपॉर्टेंस कौन रखता है? उसमें आपकी इंपॉर्टेंस रखता है इवेंट। कौन इंपॉर्टेंस रख रहा है? इवेंट। समझ में आई बात? ये क्लियर है? चलो, अगर मैं यहां पर बात करूं माइलस्टोन के बाद में, अगर मैं बार चार्ट की बात करूं, तो बार चार्ट में इंपॉर्टेंस कौन रख रहा था? बार चार्ट में इंपॉर्टेंस कौन रख रहा था? एक्टिविटी। किसकी इंपॉर्टेंस थी? एक्टिविटी की। और इसके माइलस्टोन चार्ट में किसकी इंपॉर्टेंस थी? बार चार्ट की, मतलब इवेंट की। ठीक है, तो यहां पर ये कैसा हो गया? इवेंट ओरिएंटेड हो गया। ये कैसा हो गया? एक्टिविटी ओरिएंटेड हो गया। एक्टिविटी ओरिएंटेड हो गया। मतलब आपका जो फर्स्ट जो ग्राफ है, माइलस्टोन जो चार्ट है, वो आपका कैसा हुआ? माइलस्टोन चार्ट है वो आपका इवेंट ओरिएंटेड हो गया, और जो बार चार्ट है वो आपका कैसा हो गया? बार चार्ट आपका कैसा हो गया? एक्टिविटी ओरिएंटेड हो गया। समझ में आई बात? यहां तक आपका डिफरेंट डिफरेंट दोनों समझ में आ गए? डिफरेंट डिफरेंट दोनों समझ में आ गए? कोई दिक्कत है यहां तक? बताओ। चलें आगे। हाँ, यहां तक के बाद में, यहां तक के बाद में कोई डाउट हो तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं? इवेंट नहीं समझ आया सर? देखो क्या है, अब तुम्हें मुझे तुम्हारे एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। समझाऊं तुम्हारे एग्जाम्पल से? एक शादी है, एक मैरिज फंक्शन है, वो पूरा एक प्रोजेक्ट है। उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, वो प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हो जाता है? जब उसके जितने भी सारे जो छोटे छोटे इवेंट्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, जितने भी जो छोटे छोटे इवेंट्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं। इवेंट वन मानते हैं, शादी में हल्दी का जो काम होता है वो इवेंट मान लिया, संगीत का काम होता है वो इवेंट टू हो गया। अब देखोगे आप, सेम डे में दो इवेंट हो रहे होते हैं। सेम डे में क्या हो रहे होते हैं? दो डिफरेंट इवेंट हो रहे होते हैं। तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं? ड्यूरेशन को यूज ले रहे हैं, ताकि हमारे जो फंक्शन है वो क्या हो जाए? कम टाइम में खत्म हो जाए। तो वहां पर आपके पास वो क्या होता है? एक पर्टिकुलरली किसी काम को डिफाइन करना, दैट इज इवेंट। ठीक है, हमने उसके छोटे छोटे जो पूरी एक्टिविटी का पार्ट था उसको हमने छोटे छोटे इवेंट में पूरा कर दिया। पूरी एक्टिविटी, वो पूरी मैरिज फंक्शन पूरा प्रोजेक्ट है, उसमें हमारे पास एक डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होती है, उसके अंदर हमने पार्ट ले लिया। पहला हमारे पास इवेंट वन हो गया। इवेंट वन को हम कोई भी नाम दे सकते हैं। क्लियर है? तो यहां पर हमारे पास इवेंट क्या हो गया? एक्सकेवेशन। सिविल वालों के लिए इवेंट क्या होता है? एक्सकेवेशन करना, कंक्रीटिंग करना, फुटिंग करना, फिलिंग करना, ये सारे इवेंट्स होते हैं।
ये सारे क्या होते हैं, इवेंट्स होते हैं, जो आपको यहां पर क्या दिखाने होते हैं, एक एक्टिविटी में टुकड़ा तोड़ के बता दिया कि इतना काम हो गया तो मतलब एक इवेंट कंप्लीट हो गया, इतना काम हो गया दूसरा इवेंट कंप्लीट हो गया, तीसरा काम मतलब एक थोड़ा और काम हो गया, मतलब पर्टिकुलरली उस एरिया का काम हो गया, उसको हम बोलेंगे इवेंट 3 आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर है यहां तक? अब कोई दिक्कत है इवेंट में? चलें आगे। चलें आगे। अब क्लियर हो गया, तुम्हारे एग्जाम्पल से ही तुम्हें क्लियर होता है, ठीक है। चलो हम वो पार्ट कर रहे हैं जो हमारे काम का है, ठीक है, हम वो पार्ट कर रहे हैं जो हमारे काम के हैं। ऐसे इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तीसरा जो मेथड है, थर्ड वन जो मेथड है हमारे पास है नेटवर्क एनालिसिस। थर्ड वन हमारे पास क्या है, नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस, ठीक है। अब नेटवर्क एनालिसिस क्या है, ओवर द पीरियड क्या आता गया, हाँ, बैंड बाजा बजाए बिना इन्हें मानते, ठीक है। अब यहां पर क्या है, आपको जब नेटवर्क एनालिसिस की बात करोगे, नेटवर्क एनालिसिस की बात करोगे तो ये ग्राफिकल और लॉजिकल दोनों चीजों का रिप्रेजेंटेशन होता है डिफरेंट एक्टिविटीज का। अब हम यहां पर लॉजिक भी बिठाएंगे, कौन सी एक्टिविटी किससे पहले कंप्लीट हो सकती है, कौन सी एक्टिविटी किसके बाद कंप्लीट हो सकती है। ये लॉजिक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना दिया तो मतलब नेटवर्क एनालिसिस में हम क्या कहेंगे, इट इज द ग्राफिकल एंड लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, it is the graphical and logical representation of different activities, ठीक है। it is the graphical and logical representation of graphical and logical representation of graphical and logical representation of different activities, different activities, दोनों अलग अलग एक्टिविटीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है और साथ ही साथ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ कौन कौन से मेथड, सबसे पहले आया बार चार्ट मेथड, सबसे पहले आया बार चार्ट मेथड। इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बार चार्ट मेथड, माइलस्टोन मेथड, माइलस्टोन चार्ट मेथड, माइलस्टोन चार्ट मेथड, लिंक्ड चार्ट मेथड। नोट्स कहां पे मिलेंगे देखो, घर आके दे दें आपके, अनंत सिंधे पाटिल, पाटिल साहब घर आके दे दें आपको। लिंक्ड चार्ट मेथड, लिंक चार्ट मेथड, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, ये सारे मेथड होते एंड ऑल द ड्रॉबैक्स आर एलिमिनेटेड हियर, एंड all the drawbacks are, and all the drawbacks are eliminated here, eliminated here, ठीक है। all the drawbacks are eliminated here, यहां पर सारे ड्रॉबैक्स है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, सारे ड्रॉबैक्स है वो क्या हो जाते हैं आपके, एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपके पास में, अब आपके पास में नेटवर्क एनालिसिस में आपके पास में दो मेथड आते हैं, फर्स्ट वन सीपीएम और दूसरा आता है यहां पर आपके पास में पर्ट मेथड। ये दोनों किस पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपकी जो एक्टिविटी के रिप्रेजेंटेशन है
इसके बिहाफ पर हम पहले क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर हम मेथड्स के बिहाफ पर क्लासिफिकेशन करेंगे। पहले हम किस पर क्लासिफिकेशन करें? हम इस पूरे सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट वन आपका आएगा एक्टिविटी ऑन नेटवर्क, दूसरा आएगा एक्टिविटी ऑन एक आता है एक्टिविटी ऑन एरो और एक्टिविटी ऑन नेटवर्क, ठीक, एक्टिविटी ऑन नोड। तो ये दो पार्ट होते हैं आपके, ठीक है। तो यहां पर नेटवर्क जो मेथड्स है इसको हम दो पार्ट से डिफाइन कर देंगे। तो यहां पर जो नेटवर्क है, नेटवर्क आप दो टाइप से बना सकते हो, आर ऑफ टू टाइप्स। नेटवर्क आर ऑफ टू टाइप्स। पहला कैसा बना सकते हो? एक्टिविटी ऑन एरो, ठीक है। दूसरा आप दिखा सकते हो एक्टिविटी ऑन नोड। दूसरा आप क्या दिखा सकते हो? एक्टिविटी ऑन नोड। इसको हम बोलते हैं AON डायग्राम, इसको हम बोलते हैं AOA डायग्राम, शॉर्टकट फॉर्म में लिखाता है। हम दोनों बनाना सीखेंगे, एक्टिविटी ऑन एरो और एक्टिविटी ऑन नोड, ठीक है। एक्टिविटी ऑन एरो और एक्टिविटी ऑन नोड, ठीक है। अब एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम को हम बोलते हैं, एक्टिविटी ऑन एरो होता है, इसको हम एरो डायग्राम भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एरो, इट इज ऑल्सो नोन एज एरो डायग्राम। अगर कहीं पर भी आपको बोल दे कि एरो डायग्राम बनाओ, तो एरो डायग्राम ये होते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्टिविटी ऑन नोड, ठीक है। 12 बजे से इंग्लिश की क्लास है, ठीक है। 12 बजे से, ये तो लिखा दूं, इसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस डायग्राम। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाता है? एक्टिविटी ऑन नोड आ जाता है। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत है? इसको प्रेसिडेंस बोलते हैं। चलें आगे, चलते हैं, ठीक है। 12 बजे इंग्लिश की क्लास आपकी, चलो कोई दिक्कत नहीं, इतना ही पढ़ाएंगे, इतना ही पढ़ाएंगे, परेशान मत हो, ठीक है। वैसे हमने थर्ड जो हम नेटवर्क एनालिसिस है, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज हमने क्या क्या किया? आज हमने एक तो चीज की कंट्रोलिंग, एक तो हमने क्या चीज की? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग, फिर हमने किया बार चार्ट मेथड। आज हमने क्या पढ़ा? बार चार्ट। फिर हमने पढ़ा माइलस्टोन, माइलस्टोन चार्ट। तीसरा हमने क्या पढ़ा? नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस। आपके नहीं सूर्यवंत, उनके बैच में होगी, उनके बैच में होगी, ठीक है। हाँ हाँ, वो आपके बैच में अलग होगी ना, उनके बैच में भी तो कोई क्लास हो सकती है। डिफरेंट डिफरेंट बैच के हो ना, ज्यादा टेंशन मत लिया करो, ठीक है। हाँ, जो टेलीग्राम पर नहीं कनेक्टेड है, हो जाना टेलीग्राम पर। डाउट हो पूछ लेना, कोई दिक्कत हो पर्सनल मैसेज कर देना, यहीं से आपको इसी में मिल जाऊंगा, ग्रुप्स में, चैनल में। तो यहाँ पर आपको मुझे पर्सनल मैसेज करके भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। चलो, हम ये टाइम से ही खत्म कर लेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, सेम टाइम सेम एनर्जी के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम फिर। थैंक यू सो मच। ये बताओ समझ में आया ना? सारा पार्ट समझ में आ गया ना? सारा पार्ट समझ में आ गया ना? ऐसा तो कुछ था नहीं कि आपको डाउट रहे, ऐसा कुछ नहीं था कि जिसमें आपको डाउट रहे। बार चार्ट की एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना, माइलस्टोन को फिर एक बार देख लेना, आपको काफी कुछ चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। काफी कुछ चीजें आपको समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो, बाय बाय एवरीवन, एंजॉय द डे, मजे करो, पढ़ाई करो अच्छे से, मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।